हेलो फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। पहला, पी रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। पी रेशो क्या होता है, पी रेशो के यूजेस, उसके ड्रॉबैक्स और पी रेशो के बारे में लोगों में क्या मिसकंसेप्शन है, इसके बारे में हम समझेंगे। और दूसरा होगा ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। उससे पहले अगर आपने अभी तक वेल चैप्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स बिगिन। पहला, पी रेशो। पी यानी करेंट मार्केट प्राइस और ई यानी अर्निंग पर शेयर। मान लीजिए अभी का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस का पी 28.28 दिखा रहा है। इसका मतलब 28.28 इज इक्वल्स टू करंट मार्केट प्राइस 2093 डिवाइडेड बाय अर्निंग। तो अर्निंग हुई 74। इसका ये मतलब होता है कि आप 2093 रुपीज़ पे कर रहे हैं 74 रुपीज़ कमाने के लिए। यानी रिलायंस आपको 3.54% एनुअल रिटर्न दे रहा है, जो काफ़ी कम है। इसका मतलब रिलायंस का शेयर बहुत ही महंगा है क्योंकि वो FD से भी कम आपको रिटर्न दे रहा है। रिलायंस का एनुअल रिटर्न और डिविडेंड अगर मिलाया जाए तो आपको लगभग 5% तक रिटर्न दे सकता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि फिर भी लोग महंगा पी होने के बावजूद स्टॉक्स क्यों खरीदते हैं। उसके दो रीजंस है, क्वालिटी और ट्रस्ट। लोग ज़्यादातर सस्ती चीज़ों से ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदना प्रीफर करते हैं। उसका रीज़न होता है क्वालिटी और ट्रस्ट। जैसे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स। एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं फिर भी लोग उन्हें खरीदते हैं। उसका कारण है एप्पल कंपनी ने वो ट्रस्ट बिल्ड किया है और वो इतना बढ़िया क्वालिटी हमें देता है कि हम उसके लिए कई गुना ज़्यादा पैसा देना पसंद करते हैं। सेम चीज़ स्टॉक के बारे में होती है। हमें जिस स्टॉक पर भरोसा होता है और जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं उन्हें हम थोड़ा प्रीमियम प्राइस पर खरीदना प्रेफर करते हैं। रिलायंस का स्टॉक भले ही महंगा हो, लेकिन उसकी सर्विस, उसका प्रोडक्ट और इतने सालों से उसने बिल्ड किया हुआ ट्रस्ट, इसकी वजह से लोग रिलायंस का शेयर खरीदते हैं। पी रेशो का और एक मीनिंग होता है कि आपको कितने साल लगेंगे आपकी इनिशियल अमाउंट को डबल होने में। नंबर ऑफ ईयर्स इट विल टेक टू अर्न बैक योर इनिशियल अमाउंट। यानी रिलायंस का पी 28.28 दिखा रहा है। इसका मतलब आपने अगर रिलायंस में 1 लाख इन्वेस्ट किए तो आपके 1 लाख के 2 लाख होने में 28 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि रिलायंस 3.54% एनुअल रिटर्न दे रहा है। इसलिए 3.54 इंटू 28.28 करने पर वो 100% होगा। यानी आपको 100% रिटर्न 28 ईयर्स के बाद मिलेगा। लेकिन ये थ्योरी एक्चुअल में कंसिडर नहीं की जाती। उसका रीज़न है कि किसी भी कंपनी की अर्निंग ये कभी भी सेम नहीं होती या कांस्टेंट नहीं होती। रिलायंस आज 3.54% आपको रिटर्न दे रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 10 साल बाद भी वो आपको 3.54 ही रिटर्न दे। हो सकता है वो इससे कई गुना बेहतर आपको रिटर्न दे और आपने इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए अगले 6 महीने में या फिर 1 साल, 2 साल या 3 साल में ही डबल हो सकते हैं। ये एक बड़ा रीज़न होता है महंगा पी होने के बावजूद लोग ऐसे स्टॉक्स खरीदते हैं। फिर भी हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिन स्टॉक के पी एक्सट्रीमली हाई होते हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल 1992 में मैकडॉनल्ड्स, जो एक ग्रेट वेल नोन कंपनी है, उसका शेयर प्राइस था $75 और उसका बी था 50। इसका मतलब $75 मैकडॉनल्ड्स के लिए ओवर प्राइस था। इसलिए कई महीनों बाद मैकडॉनल्ड्स का शेयर 75 से 25 तक गिर गया, उसके बाद 13 तक पहुंच गया। इसलिए हमें महंगे पी के स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। और एक बात हमें हमेशा पी के बारे में याद रखना चाहिए कि पी हमेशा उसके सेक्टर से ही कंपेयर किया जाता है। यानी आप किसी केमिकल कंपनी के पी को कंस्ट्रक्शन कंपनी के पी से कंपेयर नहीं कर सकते, या फिर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पी को किसी ऑटो इंडस्ट्री के पी से कंपेयर नहीं कर सकते। हमेशा उसी सेक्टर से उसके पेयर यानी कॉम्पिटिटर से उसे कंपेयर किया जाता है। ऐसा करने से हमें स्टॉक्स चुनने में आसानी और क्लैरिटी होती है। पी रेशो के यूजेस। पहला, वैल्यूएशन। किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन जानने के लिए पी रेशो का इस्तेमाल होता है। यानी
कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये जानने के लिए पी रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा, कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट जानने के लिए पी रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट जानने के लिए हमें कंपनी के एनुअल रिटर्न और डिविडेंड को मिलाकर उसके पी से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए एबीसी नाम की कोई कंपनी है जिसका पी है 10 और वो एनुअली 12% आपको रिटर्न दे रही है और साथ ही साथ 3% आपको डिविडेंड दे रही है, तो आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट होगा 12 + 3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 1.5। अगर ग्रोथ रेट 1 से कम हो तो उसे बहुत ही बुरा या फिर पुअर कहा जाता है। वहीं अगर 1 से ज़्यादा 1.5 तक हो तो उसे ठीक ठाक कहा जाता है। और अगर कंपनी का ग्रोथ रेट तो उसे बेटर कहा जाता है। लेकिन अगर कंपनी का ग्रोथ रेट 2 से ज़्यादा 3 तक हो तो उसे एक्सीलेंट कहा जाता है। आपने जिस कंपनी को आइडेंटिफाई किया है, अगर उसका ग्रोथ रेट आपने निकाला और वो 3 के आसपास आया तो ये समझ लेना कि आपने एक बहुत ही अच्छी कंपनी बार्गेन प्राइस पर ढूंढ निकाली है। यानी वो कंपनी उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम प्राइस में ट्रेड हो रही है। पी रेशियो के ड्रॉबैक्स। पहला, अकाउंटिंग ट्रिक्स। कंपनी अपने प्रॉफिट के बारे में गलत बताकर हमें डिस्टॉर्ट कर सकती है, जिसके उसके पी में रियल चेंजेस नहीं आएंगे। इसके कारण हमें ये नहीं पता चलेगा कि कंपनी सस्ती प्राइस में ट्रेड कर रही है या फिर ओवर प्राइस में। इस तरीके से कंपनी हमें पी के जरिए मैनिपुलेट कर सकती है। दूसरा, साइक्लिकल फर्म्स। साइक्लिकल कैटेगरी क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और कैटेगरीज ऑफ स्टॉक का वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने स्टॉक्स के सारे कैटेगरी को डिटेल में समझाया है। साइक्लिकल कंपनीज जैसे कि ऑटो कार इंडस्ट्री के पी अगर लो हो तो आपको ज़रा ध्यान से निवेश करना पड़ता है, क्योंकि साइक्लिकल होने के कारण उस कंपनी के स्टॉक प्राइस में और गिरावट आ सकती है। लो पी होना कई बार साइक्लिकल कंपनीज का बैड फ्यूचर इंडिकेशन होता है। मिसकंसेप्शन अबाउट पी। जिस स्टॉक का पी लो है उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग करना होता है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं शुरुआत में ऐसे स्टॉक चूज करता था जिनका पी काफ़ी लो हो। बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब पी का कम होना नहीं होता, क्योंकि जिनका पी कम होता है वो सभी स्टॉक बार्गेन प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं ऐसा नहीं होता, बल्कि कई बार उस कंपनी का लो पी होना उस कंपनी का लो क्वालिटी बिजनेस होना होता है, या फिर लो पी होना मतलब उस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ खतरे में है ऐसा होता है। इसलिए जहाँ पर क्वालिटी होती है वहाँ पर थोड़ी प्रीमियम प्राइस भी होती है। सेकंड, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इस टॉपिक को मैंने पी वीडियो में ही कवर करने की कोशिश की है। आपको बस इतना याद रखना है कि आपको ऐसे स्टॉक में निवेश करना है जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज़्यादा हो। यानी जो कंपनी पिछले 7-8 साल से कंसिस्टेंटली 20% से ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है, उस कंपनी पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि जो कंपनी 20% से कम ROE देती है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होती। लेकिन मैं ज़्यादातर उन कंपनी को चूज़ करता हूँ जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज़्यादा हो। किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी जानने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी का इस्तेमाल होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स के इक्विटी पर कितने % नेट रिटर्न मिलता है ये जानना होता है। यानी एक कंपनी एक शेयर होल्डर के इक्विटी पर कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। उसे फॉर्मूले में लिखते हैं नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर ये सारे कैलकुलेशंस आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सारा डेटा स्क्रीनर्स पर या फिर BSE या NSE के ऑफिशियल साइट्स पर अवेलेबल होता है। लेकिन ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए इसलिए मैं फॉर्मूले के साथ पूरे डिटेल में बता रहा हूँ। अगले वीडियो में हम डेप्थ ऑन इक्विटी क्या होता है, सेकेंड प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है, इन बारे में डिटेल में समझेंगे। अगर अगला वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से वेल्थ चैप्टर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप मुझे कमेंट कर फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल।